से ज्यादा लोगों को किडनैप और बंधक बनाया जा सके। हमास ने 7 अक्टूबर का हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया था। साजिश बड़ी थी। हमला करने वाले आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी। पूछताछ में दहशतगर्दों को जो बताया वो एक से खुलासा दिल दहलाने वाला है। इन आतंकवादियों ने बताया कि उन्हें 3 टारगेट दिए गए थे। घरों पर हमला करके पुरुषों और बच्चों को मार देना था, महिलाओं और बुजुर्गों को बंधक बनाना था और इजराइल के सुरक्षा बलों की चौकियों पर हमला करके इजरायली फौज के जवानों को मारकर उनके हथियार लूटना और उसका वीडियो बनाना था। हमास के आतंकवादी फौजी मोहम्मद ने कहा सभी नौजवानों को मार देने का ऑर्डर था, फिर चाहे वो वर्दी में हो या फिर सिविल में। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जिहाद फौजी हमयदा। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? डिपार्टमेंट कमांडर। कहाँ के? शाहबुरा रफा। आखिर तुम्हारा मिशन क्या था? सूफा की सैनिक चौकी में घुसपैठ करना। फौजी चौकी के अलावा भी तुम्हारा कोई मिशन था? किबुत्ज, हमें वहां 1 या 2 दिन बाद जाना था। लेकिन डकेल किबुत्ज में तू सिविलियन है। हमें सिविलियन को लेकर आदेश था कि पुरुषों को मार डालना है और महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को बंधक बनाना है। सभी पुरुषों को मारने का आदेश था? युवाओं को। सभी युवा सिविलियन को? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फौजी हैं या फिर आम लोग। जिन लोगों की बात आप सुन रहे हैं ये इंसानों की शक्ल में हैवान हैं। इन दहशतगर्दों ने छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोलियों से उड़ाया, बेगुनाह लोगों को जान से मारा, लेकिन इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। बड़े आराम से ये अपने गुनाहों को कबूल कर रहे हैं और ये देखकर हैरानी होती है कि कोई इतना निर्मम, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। पूछताछ में एक आतंकवादी माजिद ने बताया कि जब उसने एक घर पर हमला किया तो लोग भागे। उस परिवार का पेट डॉग बाहर आ गया तो उसने पालतू कुत्ते को 3 गोलियां मारी और इसके बाद घर में छुपे पुरुष और महिलाओं को उड़ा दिया। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अहमद मजाद अहमद अबू हामिद। तुम कहां से हो? किस इलाके से? गाजा अल डेराज। हमें बताओ तुम्हारा मिशन क्या था? किडनैप करना। किबुत्ज के कफर अजा से किडनैपिंग और बंधक बनाना। उन्होंने तुम्हें कब कहा कि जाकर मारो, किडनैप करो और बंधक बनाओ? क्या तुम्हें पता था कि जिस गांव में जा रहे हो वहां सिविलियन रहते हैं? किस कमांडर ने तुम्हें आदेश दिया था कि वहां जाकर आम लोगों को मारना है? जिसने हमें आदेश दिया वो मोहम्मद नाहद अल बत्श है, स्क्वाड लीडर। उसने तुम्हें क्या कहा? उसने कहा कि हमारा मिशन है किबुत्ज का कफर अजा, हमें वहां लोगों की हत्याएं करनी है, कुछ लोगों को किडनैप करना है, वगैरह वगैरह। ओके, ये बताओ कि किबुत्ज की कफर अजा में तुम कब थे और वहां तुमने क्या किया, और तुम्हारे साथ जो लोग थे उन्होंने क्या किया? पहले घर में एक महिला थी, हमजे ने दरवाजे पर गोली चलाई। हमें बताओ, जब तुमने उस महिला को देखा तो क्या देखा? वो जमीन पर गिर पड़ी, मैं उसके पास नहीं गया। उसका कुत्ता भाग कर आया, मैंने उसे मार दिया। उसके बाद कुछ लोग गार्डन में दिखे। तुमने जिस सिविलियन को मारा उसके पास हथियार था? नहीं नहीं। तुमने उन्हें कितनी गोलियां मारी? 2 या 3? तुमने गोली कहां पर मारी? सीने में। छाती में? उसके बाद हम वहीं पर घूमने लगे। वहां पर 2 घर थे, मुझे याद है कि उन घरों में आग लगा दी। हाँ, आग। यह आतंकवादी जो कह रहा है उसकी तस्दीक भी हो गई है, क्योंकि जिस घर पर हमले का वो जिक्र कर रहा है उसका वीडियो है। ये वीडियो मैंने आपको पिछले हफ्ते दिखाया था, जिसमें आतंकवादी घर के पेट डॉग को गोलियां मारते हुए नजर आ रहे थे। हमास के इन आतंकवादियों की बातों से साफ है कि इजराइल के 1400 बेगुनाह नागरिकों की हत्या का इन्हें कोई पछतावा नहीं है। बच्चों और महिलाओं को गोली मार देने का इनको कोई अफसोस नहीं है। इजरायली सेना ने एक ऑडियो भी जारी किया है जिसमें इजराइल पर हमला करने वाला एक आतंकवादी वहीं से अपने पिता को फोन पर बता रहा है कि उसने 10 यहूदियों को मार दिया है
और उस आतंकवादी का पिता उसे शाबाशी दे रहा है। الو يابا اه يابا انا قاعد بكلمك من جوبا بسيم. افتح الواتس تبعه قول له وين، شوف كيف القتله، شوف كيف قتلت بيدي يابا، ابنك قتل يهود، هاي دخل مفلسين يابا. يابا قاعد بكلمك من جوال يهوديه قتلتها وقتلت جوزها، 10 بيدي يابا قتلت 10 يابا، 10 بيدي قتلت. الله اكبر الله اكبر. ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يابا، ربنا يحميك يابا. يابا افتح الواتس شوف كيف قتلت يابا، افتح بدي اسال عليك واتس قول له وين بروح. يابا انا جوا بسيم يابا، يابا والله 10 قتلت، 10 بيدي يابا، دمهم على ايدي يعطينا امي. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد. الله والله 10 بيدي يابا، بس كمان 10 يابا بيدي قتلت. ऐसे न जाने कितने ऑडियो वीडियो हैं जिसमें दहशतगर्द अपनी बर्बरता, अपनी क्रूरता की कहानियां बता रहे हैं। इन दहशतगर्दों ने हमास के कमांडर्स के कहने पर इजराइल पर हमला तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरह गाजा पर इजराइल का कहर टूटा है, उसे देखने के बाद अब इन दहशतगर्दों को समझ में आ रहा है कि उन्होंने हमास के चक्कर में कैसे अपने परिवार वालों के साथ साथ लाखों फिलिस्तीनियों की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। पूछताछ के दौरान एक आतंकवादी ने कहा कि हमास के नेता खुद तो छुपकर कतर, तुर्की और लेबनान में बैठे हैं, उनके परिवार सेफ हैं, लेकिन उनके कारण गाजा के आम लोग मर रहे हैं। हमास के लीडर खुद तो गाजा से भाग गए और गाजा के आम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। किसने बेवकूफ बनाया? वही हमास वालों ने। वो घर पर बैठे रहे और हमें यहाँ छोड़ दिया, हमें इजराइल में छोड़ दिया। तुम ऐसा सोचते हो? हाँ, मैं यही सोचता हूँ। वो कतर और तुर्की में है, जो अल अक्सा और मुसलमानों के नाम पर बोलते हैं। वो वहीं बैठे रहे और हमें यहाँ भेज दिया। हमास की लीडरशिप। कौन है वो? इस्माइल हानिया, खालिद मशाल। तो तुमको ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें फंसाया है? हाँ, उन्होंने फंसाया है। वो वहाँ हैं और यहाँ गाजा में उनके परिवार पर बम बरस रहे हैं। जब तुम हमास कहते हो तो तुम्हारा किससे मतलब है? हमारी लीडरशिप ने हमें अकेला छोड़ दिया। लेकिन कौन? पूरा हमास। कौन है मुखिया? सिनवर हानिया मोहम्मद देफ, जो हमास के हेड हैं। तुम कहना चाहते हो कि ये वो हैं जिन्होंने गजा को तबाह किया? हाँ। उन्होंने कैसे गजा को तबाह किया? आप देख रहे हैं कुछ भी गाजा में बचा है क्या? नहीं, गाजा तबाह हो गया है। और किसने तबाह किया? उन्होंने अपने हाथ से किया, हमने अपने हाथ से किया। हमने गाजा को तबाह किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमास ने इजराइल को निशाना बनाना छोड़ दिया है। आज भी हमास के 2 फाइटर्स ने समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसपैठ करने की कोशिश की। हमास के इन आतंकवादियों ने समुद्र में डाइव लगाकर इजराइल के जिकिम इलाके में पहुंचने की कोशिश की थी। हमास के डाइवर्स गाजा से सुरंग के रास्ते इजराइल के तट पर पहुंचे, जहां उन्हें देख लिया गया, जिसके बाद इजराइल के सुरक्षा बलों ने उन्हें गोली मार दी। इसके अलावा इजरायली सेना ने गाजा में हमास के हथियारों के एक भंडार को भी तबाह कर दिया। हमास के हमले का बदला लेने के लिए इजराइल गाजा स्ट्रिप पर लगातार बमबारी कर रहा है। इसके अलावा गाजा की सीमा पर तैनात इजराइल के टैंक और तोपें भी हमास के ठिकानों को निशान बना रही हैं। हालांकि इस बमबारी में गाजा के सिविलियन इलाके भी तबाह हो रहे हैं। गाजा में इजराइल की बमबारी से अब तक लगभग 6000 लोगों की मौत हो चुकी है, 18000 से ज्यादा लोग घायल हैं। फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने इजराइल पर फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन से मुलाकात के दौरान महमूद अब्बास ने कहा कि इजराइल अपने 222 हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए हजारों बेगुनाहों को मार रहा है, लेकिन उसने खुद 1200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को हॉस्टेज बना रखा है। महमूद अब्बास ने गाजा में बमबारी तुरंत रोकने की मांग की। आज जब हमारी जनता इजराइल की वॉर मशीन के बर्बर हमलों का निशाना बन रही है, तो हम तुरंत युद्ध विराम की मांग करते हैं
और चाहते हैं कि लोगों के लिए मानवीय सहायता, दवाएं और खाना लाने की इजाज़त दी जाए और पानी, बिजली, ईंधन और दूसरी बुनियादी ज़रूरतें दी जाएं। हम गाज़ा और वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीन की ज़मीन से फ़िलिस्तीनियों को बाहर निकालने का कड़ा विरोध करते हैं। जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए जितना इजराइल जिम्मेदार है, उतने ही वो देश जिम्मेदार हैं जिन्होंने इजराइल को फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करने और फ़िलिस्तीनी अवाम के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने की इजाज़त दी, और ना तो उसकी कोई जवाबदेही तय की, ना सज़ा दी। इसके बजाय उन्होंने इजराइल की तमाम सरकारों को फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करने और हमारे लोगों पर जुल्म ढाने की खुली छूट दे रखी है। हालांकि इजराइल ने साफ कर दिया कि गाजा पर बमबारी नहीं रुकेगी। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इजराइल की सिक्योरिटी के लिए हमास का सफाया होना जरूरी है और वो बहुत जल्द गाजा पर जमीनी अभियान शुरू करेंगे। इजराइल की सेना और दक्षिणी कमान युद्ध के टारगेट हासिल करने के लिए हमले की आला दर्जे की योजनाएं बना रहे हैं। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, इजराइल के सुरक्षा बल जमीनी अभियान के लिए तैयार है और हम राजनीतिक नेतृत्व के साथ बातचीत करके फैसला करेंगे कि हमें अपना अगला रणनीतिक कदम कब उठाना है। जंग के इस मोड़ पर कुछ टैक्टिकल और सामरिक कारण हैं जिनसे हमें अपनी तैयारी सुधारने का मौका मिलता है, जिससे हम और बेहतर तैयारी के लिए हर लम्हे का बखूबी इस्तेमाल कर सकें। इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी के करीब खड़े हैं। भारी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों ने घेराबंदी की हुई है। गाजा में एंटर करने के लिए, ग्राउंड अटैक के लिए पूरी तैयारी है, बस इंस्ट्रक्शंस का इंतजार है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी फौज से कहा है कि अब तक आप गाजा को दूर से देखते थे, लेकिन जल्दी ही आप इसे अंदर से देखेंगे। लेकिन सच यह है कि इजराइल की सरकार अभी ग्राउंड पर एक्शन करने से थोड़ा कतरा रही है। 2 हफ्ते बाद भी इजरायली डिफेंस एयर स्ट्राइक तो लगातार करवा रही है, पर जमीन पर अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, और इसकी वजह स्ट्रेटेजिक भी है और टैक्टिकल भी। एक तो यह कि इजराइल डिफेंस अथॉरिटीज बहुत केयरफुल हैं। हमास ने गाजा में जो सुरंगों का जाल बिछाया हुआ है, उसके बारे में इजराइल के पास अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। इन सुरंगों के रास्ते मस्जिदों में और स्कूलों में और हॉस्पिटल्स में खुलते हैं, इसीलिए ग्राउंड रियलिटी जाने बगैर अंदर जाकर एक्शन करने पर नुकसान हो सकता है। दूसरी वजह पॉलिटिकल है, रणनीति की वजह से है। अगर इजराइल ने गाजा पर कब्जा कर भी लिया तो इसका करेगा क्या, यह सवाल है। अगर हमास का कंट्रोल खत्म कर दिया गया तो गाजा इजराइल की फौज के कब्जे में आ जाएगा, फिर वो उसे किसे हैंडओवर करेगा? इजराइल की फौज वहां से वापस कैसे निकलेगी? गाजा किसे सौंपेगी? ये सारे सवाल उनके सामने हैं। इजराइल को एहसास है कि गाजा कितना भी कमजोर हो जाए, फिलिस्तीन के लोगों की हमदर्दी उसके साथ बनी रहेगी, इसलिए फौज का गाजा में ज्यादा रुकना रणनीति के लिहाज से ठीक नहीं होगा। वैसे भी इजराइल और हमास की जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है, इसलिए और भी ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। आज लेबनान में हमास, इस्लामिक जिहाद और हमास सपोर्टर मिलिशिया हिजबुल्लाह के नेता मिले। हिजबुल्लाह हमास के सपोर्ट में इजराइल पर नॉर्थ की तरफ से हमले कर रहा है। तीनों संगठनों के नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, ये तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन हमास के प्रवक्ता ने यह जरूर कहा कि वो फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई जारी रखेंगे। अब तुर्की खुलकर हमास और फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ गया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने लेबनान जाकर वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, इजराइल के खिलाफ पूरे सपोर्ट का वादा किया। तुर्की की संसद में वहां के राष्ट्रपति ने हमास को आजादी की जंग करने वाला संगठन और इजराइल को एक आतंकवादी देश बताया। So we have no problem whatsoever with the Israeli state, but this oppression. हमें एक मुल्क के तौर पर इजराइल से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इजराइल जो अभियान चला रहा है उससे लगता है कि वो एक आतंकवादी मुल्क है। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल गाजा में आम लोगों को निशाना बनाकर बेहद बर्बर हमले कर रहा है। मारे गए लोगों में से आधे से ज्यादा बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग लोग हैं।
इस तादाद को देखकर लगता है कि कोई मुल्क अपनी हिफाजत नहीं कर रहा है, बल्कि वो दूसरे निहत्थे लोगों पर जुल्म ढा रहा है। सारे पश्चिमी देश इजराइल के साथ आ गए हैं, बैठकें बुला रहे हैं। पिछली बैठक में उन्होंने हमास को एक आतंकवादी संगठन करार दिया। मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि इजराइल आतंकवादी देश हो सकता है, लेकिन हमास आतंकवादी संगठन नहीं है और तुर्की उसके साथ खड़ा है। हम इजराइल के किसी दबाव में नहीं हैं। indebted to you, but एक और खतरनाक डेवलपमेंट यह हुई कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खमनेई ने गाजा पर बमबारी के लिए सीधे सीधे अमेरिका को निशाना बनाया। खमनेई ने कहा कि अमेरिका के हाथ गाजा के बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। वो इजराइल को शह देकर फिलिस्तीनियों का नरसंहार करवा रहा है, लेकिन एक न एक दिन फिलिस्तीन की जीत जरूर होगी। अमेरिका निश्चित रूप से अपराधियों का साथी है। इस अपराध में अमेरिका के हाथ कंधे तक दबे कुचले लोगों, बच्चों, बीमार लोगों और महिलाओं के खून से रंगे हैं। ये एक सच्चाई है कि गाजा में हो रहे अपराधों के पीछे अमेरिका का ही हाथ है। चूंकि इजराइल हमास के लड़ाकों को नहीं हरा पाया और वो भविष्य में भी उन्हें मात नहीं दे सकेगा, इसीलिए अब वो बेगुनाह और दबे कुचले लोगों पर बम गिराकर इसका इंतकाम ले रहा है। लड़ाके कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ईरान की इस धमकी का जवाब अमेरिका के विदेश मंत्री ने दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अगर ईरान ने अमेरिकी नागरिकों या फौजियों को निशाना बनाने की गलती की तो इसका अंजाम ईरान को बहुत महंगा पड़ेगा। The United States does not seek conflict with Iran. अमेरिका ईरान से टकराव नहीं चाहता। हम इस जंग का दायरा नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अगर ईरान या उसके पालतू संगठन कहीं पर भी अमेरिकी सैनिकों पर हमला करते हैं तो याद रखें, हम अपने लोगों की हिफाजत करेंगे। हम फौरन ठोस कदम उठाकर ऐसी किसी हरकत का जवाब देंगे। इस कमरे में मौजूद सभी लोगों और सुरक्षा परिषद से ये बात छुपी नहीं है कि ईरान बरसों से हमास, हिजबुल्लाह, हुथी और दूसरे संगठनों को सपोर्ट करता आया है जो इजराइल पर हमला करते रहे हैं। ईरान के नेताओं ने बार बार इजराइल को दुनिया हमारे फौजियों पर हमले किए हैं, जबकि हमारे फौजी मिशन का मकसद तो इस्लामिक स्टेट को दोबारा सिर उठाने से रोकना है। From renewing its rampage. इजराइल और हमास की जंग का एक मोर्चा यूनाइटेड नेशंस पे भी खुल गया। इजराइल फिलिस्तीन के मसले पर चर्चा के लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग बुलाई गई थी। इस बैठक में अरब देशों ने मिलकर गाजा पर इजराइल की बमबारी का विरोध किया और तुरंत जंग रोकने की मांग की। कई अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल ने इजराइल से बमबारी तुरंत रोकने की मांग की। We are all here together. यहाँ हम सब इकट्ठा होकर एकजुटता से संदेश देने आए हैं कि हिंसा का जवाब और अधिक हिंसा नहीं हो सकती। हर आम नागरिक की जान की हिफाजत होनी चाहिए। इसमें गाजा में रह रहे आम नागरिक भी शामिल हैं। इसलिए हम यहाँ सब एक साथ खड़े होकर गाजा में तुरंत युद्ध विराम, वहां की नाकेबंदी तुरंत हटाने और शांति प्रक्रिया की तरफ वापसी की मांग करते हैं, जिससे फिलिस्तीनी जनता की तकलीफों और शिकायतों का खात्मा करने के लिए अच्छी नीयत और सच्चे इरादे से बातचीत की जाए। Serious approach. हालांकि अमेरिका ने इस मामले में इजराइल को खुलकर सपोर्ट किया और गाजा पर बमबारी रोकने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट के प्रवक्ता ने कहा, सीज फायर का सीधा फायदा हमास को मिलेगा। मैं आपको यही बता सकता हूं कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इजराइल के पास वो सारे औजार और क्षमताएं उपलब्ध हैं जिससे वो अपनी हिफाजत कर सके। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मानवीय सहायता वहां पहुंच सके और हम गाजा में मौजूद बंधकों को भी सुरक्षित निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप हमारा ये बयान सुन चुके हैं कि इस मोड़ पर युद्ध विराम करने में हमास का ही फायदा होगा। हम अभी ऐसे मोड़ पर हैं। मैं आपका सवाल समझता हूं, लेकिन फिलहाल युद्ध विराम का सवाल नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में इजराइल फिलिस्तीन मसले पर चर्चा में भारत ने बहुत बैलेंस्ड रुख अपनाया। यूएन में भारत के प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा
कि हमास के हमले के बाद सबसे पहले इजराइल का समर्थन करने वाले देशों में भारत भी शामिल था। लेकिन भारत को गाजा के बेगुनाह लोगों की भी फिक्र है, इसलिए भारत ने गाजा के लोगों के लिए मदद का 38 टन राहत सामग्री का सामान भेजा है। यूएन में भारत ने कहा कि वो चाहता है कि इजराइल के साथ फिलिस्तीन देश भी बने, दोनों की सीमाएं तय हो, सभी देश उनको मान्यता दें, तभी स्थायी शांति कायम हो पाएगी। मौजूदा संघर्ष में आम लोगों की मौत एक गंभीर और चिंताजनक बात बनी हुई है। सभी पक्षों को आम नागरिकों, खासतौर से महिलाओं और बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। वहाँ जो मानवीय संकट पैदा हो रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत ने दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट समेत कुल 38 टन सहायता सामग्री फिलिस्तीन के लोगों के लिए भेजी है। भारत ने हमेशा ही इजराइल और फिलिस्तीन के मसले के समाधान के लिए दो देशों के विचार को समर्थन किया है, जिसमें एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहारिक फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना हो सके, जो इजराइल के पड़ोस में सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के साथ रहे। इसके साथ साथ इजराइल की वाजिब सुरक्षा चिंताओं का भी पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड। भारत का रुख बैलेंस भी है और प्रैक्टिकल भी। मैंने आपको बताया कि इजराइल अगर गाजा पर कब्जा कर भी लेता है तो उस कब्जे को बरकरार रखना इजराइल के लिए मुश्किल होगा। इसलिए अब अमेरिका भी इजराइल को सलाह दे रहा है कि वो गाजा पर ग्राउंड अटैक ना करे, बॉर्डर पार ना करे, क्योंकि एक बात तय है, जंग हमेशा तो नहीं चल सकती, आखिरकार कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। इजराइल को हमास के खिलाफ एक्शन का पूरा हक है, लेकिन गाजा के लोगों को इस तरह मुसीबत में नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए भारत गाजा के लोगों की भी मदद कर रहा है और इजराइल से संयम बरतने की अपील कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नीति का सपोर्ट पूरी दुनिया कर रही है। हमारे देश में भी जो मुस्लिम नेता हैं, जो मौलाना हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, पहले आतंकवाद के खिलाफ इजराइल का सपोर्ट करने पर मोदी को कोस रहे थे, अब वो लोग भी गाजा के लोगों के लिए मदद भेजने पर मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की बीच चल रही तकरार की। ये जुबानी जंग है जो आज खुलकर सुनाई दी। आज बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से प्रियंका गांधी की शिकायत की। कहा प्रियंका चुनावी फायदे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में झूठी बातें कह रही हैं, इसे रोका जाना चाहिए। असल में प्रियंका गांधी ने टोंक में एक रैली के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ महीने पहले देवनारायण मंदिर में गए थे। वहां उन्होंने दान पात्र में लिफाफा डाला था। लोगों ने सोचा प्रधानमंत्री ने दान दिया है तो अच्छा खासा होगा, लेकिन जब लिफाफा खोला गया तब सिर्फ 21 रुपए निकले। यह कहकर प्रियंका बार बार कहती है कि मोदी की जो बातें हैं वो दान पात्र में डाले गए लिफाफे की तरह खाली होती हैं। बीजेपी का दावा है कि मोदी ने मंदिर के दान पात्र में कोई लिफाफा नहीं डाला, यह सरासर झूठ है। इसीलिए आज बीजेपी की तरफ से लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी और भी कई नेता चुनाव आयोग पहुंचे और प्रियंका के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने के बाद अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रियंका गांधी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रही हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार झूठ बोल रही हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया भाषण के दौरान और उसने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, आईपीसी के तहत अपराध किया, आरपी एक्ट का भी खुला उल्लंघन किया। तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है कि भाई क्या प्रियंका गांधी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से भी ऊपर है क्या, किसी कानून को मानती या नहीं मानती है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको वो खुद एडमिट करती है बोलते हुए, मुझे पता नहीं है सही है कि गलत, और उसके बावजूद भी वो बोलती है और बोलती जा रही है, उसके साथ रिलेट कर रही है सरकारी योजनाओं का। धार्मिक भावनाओं से
आप झूठ नहीं फैला सकते, दुर्भावना नहीं फैला, वैसे तो धार्मिक भावना से प्रचार ही नहीं कर सकते, लेकिन झूठ भी और धार्मिक भावना भी। प्रधानमंत्री जी देव नारायण जी का जो मंदिर है मालाशेरी डूंगरी, वहां जाते हैं कब? 28 जनवरी 2023 को। कब की घटना? 8 महीने पुरानी। 8 महीने पुरानी, और एकदम झूठ। क्योंकि जो बाद में एक वीडियो जारी हुआ है पीएमओ से, आपने देखा भी है, मीडिया ने छापा भी है, आपने दिखाया भी है कि ये लिफाफे वाली बात झूठ है। इसके बावजूद भी देखिए, जानते हुए भी झूठ बोला है। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दरखास्त करने आए हैं। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से भी ऊपर है, आईपीसी से भी ऊपर है, और आरपी एक्ट उससे भी ऊपर है क्या? ये हम कहना है। 8 महीने पुरानी इस घटना के जिक्र से बीजेपी के नेता परेशान हैं, नाराज भी हो रहे हैं, और प्रियंका गांधी मजे ले रही हैं। आज प्रियंका ने झुंझुनू में पब्लिक मीटिंग की। यहां भी उन्होंने वही कहा जो उन्होंने टोंक में कहा था। प्रियंका ने कहा बीजेपी के नेता उनके खिलाफ केस कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो वही कह रही हैं जो उन्होंने टीवी पर देखा। इसके बाद प्रियंका ने अपनी बात फिर दोहराई। मैं कुछ दिनों पहले सिकराई गई थी, वहां पे मैंने एक बात की, इतना भड़क गए भाजपा वाले कि मुझ पे केस भी डाल दिया उन्होंने। और मैंने बात सुनिए क्या कही थी। मैंने ये कहा था कि मैंने टीवी पे देखा कि श्री देव नारायण जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने कुछ बक्सा होता है ना मंदिर का, उसमें लिफाफा डाल दिया। हाँ, फिर उस लिफाफे को 6 महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोदी जी ने डाला है। 6 महीनों बाद वहाँ के जो मंदिर के जो पंडित हैं और सब लोग इकट्ठे हुए और टीवी वाले भी कैमरा लेके गए और उन्होंने वो बक्सा खोला, तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले। तो सबकी उम्मीदें कहाँ थी और निकला क्या? देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सबके सामने कि लिफाफा तो डल रहा है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो देखिए, मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है। ये बात चुभ रही है इनको क्योंकि ये बात सच ही होगी, और ये बात इसलिए चुभ रही है क्योंकि जो काम ये करते हैं उससे यही दिख रहा है बार बार। वो कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण, आरक्षण कब आएगा? 10 साल बाद। बिल पास हुई अभी, आरक्षण आएगा 10 साल बाद। इसका मतलब क्या है? मोदी जी का लिफाफा। हमने जाति जनगणना की बात की, इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए बोला कि हम आगे बढ़ाएंगे, हम खूब काम करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। फिर जब हमने जाति जनगणना की बात की, फिर से मुंह बंद, कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा। इस लिफाफे की बात पर बीजेपी के नेता जितना चिढ़ेंगे, प्रियंका उन्हें उतना ज्यादा चढ़ाएंगी, बार बार यही बात दोहराएंगी। इसीलिए बीजेपी के नेता इलेक्शन कमीशन के पास गए। हालांकि प्रियंका ये कहती हैं कि उन्होंने टीवी पर देखा, ऐसा सुना, उन्हें नहीं मालूम कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो सच क्या है ये बीजेपी के नेता बता रहे हैं। बीजेपी ने उस दिन का वीडियो जारी किया है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव नारायण जी के मंदिर में गए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी ने मंदिर के दान पात्र में कोई लिफाफा नहीं डाला, उन्होंने कुछ नोट दान पेटी में डाले थे, लिफाफा कहीं नहीं था। जबकि प्रियंका बार बार कहती हैं कि प्रधानमंत्री ने लिफाफा डाला, लिफाफे में 21 रुपए निकले। इसलिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि प्रियंका सरासर झूठ बोल रही हैं क्योंकि उनके पास इस झूठ का सबूत है और उनके खिलाफ इसलिए एक्शन होना चाहिए। अशोक गहलोत चुनाव में सारे दाव आजमा रहे हैं, अपनी पार्टी में बगावत करने वालों को मना रहे हैं और जिन नेताओं को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया उन्हें भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्यकांता व्यास सूरसागर सीट